अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश में जेनजी इनकलाब के बाद आज पहले आम इंतखाबात के दौरान शेख हसीना के शहर गोपालगंज के सदर इलाके में एक पोलिंग स्टेशन के करीब देसी साख्ता बम से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलोक के मुताबिक मज़कूरा वाक़या सुबह करीबन 9:30 बजे रेशमा इंटरनेशनल स्कूल पोलिंग सेंटर में पेश आया। वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी था कि अचानक करीबी नहर के पार से नामालूम अफराद ने देसी साख्ता बम फेंका। धमाके के नतीजे में सुखूनता मुजमदार और जमाल हुसैन नामी 2 अंसार एहलकार जख्मी हुए, जबकि आराम बाग इलाके के एक वोटर की 14 साला बेटी आमना खातून भी जख्मी हो गई। धमाके से जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर करीबी क्लिनिक मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। धमाके से पोलिंग स्टेशन के मरकजी दरवाजे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने जैवकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मरकज के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई ताकि वोटिंग का अमल मुतासिर न हो। वाक़े के बावजूद पोलिंग का अमल जारी रखा गया। वाज़ेह रहे कि ये इंतखाबात सियासी तौर पर निहायत अहम समझे जा रहे हैं, क्योंकि हालिया सियासी तब्दीलियों के बाद अवाम पहली बार नई क़यादत के इंतखाब के लिए वोट डाल रहे हैं। नाजरीन, बांग्लादेश के आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी, वोटर्स पुरजोश। पहली बार शेख हसीना और खालिदा ज़िया के बगैर इलेक्शन हो रहे हैं। मौजूदा इलेक्शन को जेनजी से मुतासरा इलेक्शन करार दिया गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। हर पार्टी ने तब्दीली के अपने विजन के साथ अवामी बगावत की विरासत इस्तेमाल करने की कोशिश की। खास बात यह है कि पहली बार शेख हसीना और खालिदा ज़िया के बगैर आम इंतखाबात हो रहे हैं। शेख हसीना की जमात अवामी लीग पर पाबंदी के बाद उसके हामियों के लिए अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी या जमात इस्लामी में से किसी एक का इंतखाबात या फिर बाइकॉट का ही ऑप्शन बचा है। जमात इस्लामी इत्तेहाद, जिसमें तलबा तहरीक और जेनज़ी शामिल है, उनका BNP इत्तेहाद से मुकाबला है। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने रैलियों में कौमी इत्तेहाद कायम करने पर जोर दिया है, जबकि लंदन से चंद हफ्ते कबल ढाका पहुंचने वाले BNP सरबराह तारिकुर रहमान कहते हैं कि उनकी जमात ने हुकूमत बनाई तो मुल्की मफाद में तमाम मुल्क से ताल्लुकात कायम करेंगे। इंतखाबात में खवातीन की नुमाइंदगी इंतहाई कम है। 1900 से जायद मर्द उम्मीदवारों के मुकाबले में सिर्फ 74 खवातीन उम्मीदवार हैं। इस आम इंतखाब को पहला जेनजी से मुतासरा इंतखाब करार दिया जा रहा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि गलत मालूमात की मुनज़्ज़म यलगार वोटर्स की राय पर गहरा असर डाल रही है और इस मुहिम का बड़ा हिस्सा भारत से चलाया जा रहा है। नाजरीन, बांग्लादेश में आम इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग का अमल जारी है। BNP जीतेगी या जमात इस्लामी का इत्तेहाद। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स मुल्क को नई क़यादत देंगे। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान BNP की जानिब से वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी की तरफ से शफीकुर रहमान मद्दे मुकाबिल हैं। 299 नशिस्तों पर 50 सियासी जमातों और 249 आज़ाद अरकान समेत 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग शुरू होने से पहले ही नौजवानों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग 3:30 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पार्लियामेंट में 50 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस हैं। पोलिंग के दौरान आवाम से हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालफत पर राय के लिए रेफरेंडम भी हो रहा है। वाज़ेह रहे कि अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना वाजिद का 224 में तख्ता उल्टा गया। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद है। बांग्लादेश की 55 साला तारीख के अहम तरीन आम इंतखाबात में जेनजी को किंग मेकर करार दिया जा रहा है। बांग्लादेश में मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए इलेक्शन आज हो रहा है। आम इंतखाबात में 3 करोड़ से ज़ायद नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन होगा। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में अवाम महंगाई, बेरोजगारी, भारतीय असर और रसूख के खात्मे जैसे अहम मुतालिबात के साथ अपने हुक्मरानों का इंतखाब करने जा रहे हैं। BNP और इत्तेहाद को 44% से ज़ायद वोट मिलने का इम्कान है, जबकि जमात
जमात इस्लामी और इत्तेहाद को 43.9% वोट मिलने का इम्कान जाहिर किया गया। आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में 90% पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए, जबकि पोलिंग के अमल के दौरान 9 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। नाज़रीन, बांग्लादेश में इंतखाबात जोशो खरोश से जारी हैं। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने वोट डालने के बाद धांधली की सूरत में सख्त रद्दअमल का इंतबाह कर दिया, जबकि अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश ने कहा कि अगर धांधली के इल्ज़ामात संजीदा हुए तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अवाम घरों से निकलकर जमहूरी हक इस्तेमाल करें और मुल्क की तामीर में हिस्सा लें। शफीकुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी की कामयाबी की सूरत में पहली इस्लाम पसंद हुकूमत कायम हो सकती है। हम ऐसे नेताज चाहते हैं जो एक मुनसिफाना अमल के जरिए सामने आए। अगर वोटिंग आज़ादाना और गैर जानिबदाराना होगी तो हम इसके नताइज को कबूल करेंगे। दूसरों को भी इसे तस्लीम करना चाहिए। यही जमहूरियत का हुस्न है और हम यही चाहते हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराह नाहिद इस्लाम ने भी वोट कास्ट करने के बाद कहा कि हम सिर्फ आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। हमें हर चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, इंतखाबात आज़ादाना होने चाहिए। नाहिद इस्लाम ने कहा कि मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार वोट डाला है और मुझे उम्मीद है कि इंतखाबात में अवाम को अपनी मर्जी से वोट डालने दिया गया तो हम जीत जाएंगे। गुज़श्ता रात मुल्क भर में कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। कुछ लोग कशीदा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। हम उन वाक़यात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे क्योंकि हम किसी तसादुम या झगड़े के ख्वाह नहीं हैं। हम चाहते हैं कि लोग आएं और वोट दें। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बिला खौफ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। नाज़रीन, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान ने ढाका के गुलशन मॉडल हाई स्कूल में वोट डाला। वो 17 साल बाद बरतानिया से वतन वापस आए हैं। BNP के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर ने आज अपने वालिदैन की कब्र पर फातिहा खानी के बाद ठाकुर गांव गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट किया। उन्होंने मकामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमहूरियत के एक नए सफ़र का आगाज़ हो चुका है। हमें उम्मीद है कि ये रास्ता हमवार होगा और हमारी सियासत, मईशत और मुल्क को इसके मतलूबा हदफ की तरफ ले जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने ये दिन बहुत जिद्दोजहद और खून के बदले हासिल किया। 17 साल के दौरान लाखों लोग कत्ल हुए, लापता किए गए और जुल्म सतम का निशाना बने। आज अवाम ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता उलटने के बाद आज होने वाले इंतखाबात की निगरानी 55,000 से ज़ायद मुबस्सरीन कर रहे हैं। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक करीबन 55,454 मुबस्सरीन 81 मकामी तंजीमों की जानिब से इंतखाबात की निगरानी कर रहे हैं, जबकि गैर मुल्की मुबस्सरीन की तादाद 394 है। बताया गया कि इंतखाबात और रेफरेंडम के मुशाहिदे के लिए करीबन 200 गैर मुल्की सहाफ़ी भी बांग्लादेश पहुंचे हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन में से 80 मुख्तलिफ आलमी तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि बाकी मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें आज़ाद यूरोपीय मुबस्सरीन भी शामिल हैं। अहम बैनुल-अक़वामी तंजीमें जिन्होंने मुबस्सरीन भेजे हैं उनमें एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस, दौलत मुश्तरका सेक्रेटेरिएट अमरीका में कायम इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट शामिल हैं। दीगर तंजीमों में इस्लामी ताउन तंजीम, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन पोलिटिकल पार्टीज और यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस शामिल है। मुबस्सरीन 21 ममालिक से आए हैं, जिनमें पाकिस्तान 8, भूटान 2, श्रीलंका 11, नेपाल 1, इंडोनेशिया 3, फिलिपाइन 2, मलेशिया 6, उर्दन 2, तुर्की 13, ईरान 3, जॉर्जिया 2, रूस 2, चीन 3, जापान 4, जनूबी कोरिया 2, किर्गिस्तान 2, उज़्बेकिस्तान 2, जनूबी अफ्रीका 2 और नाइजीरिया 4 शामिल हैं। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने कहा कि आज की वोटिंग माजी के मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक इंतखाबात और बैलेट बॉक्स छपने की रिवायत से वाज़ेह इनहराफ है। मुल्क भर में वोटर्स की भरपूर शिरकत देखने में आ रही है। ढाका में अपना वोट डालने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नासिरुद्दीन ने कहा कि पोलिंग अमले को सख्ती से गैर जानिबदार रहने की हिदायत की गई। इस मुल्क में अब कोई स्ट्रेटेजिक इलेक्शन नहीं होगा। हमें पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे और बैलेट बॉक्स छपने की तारीख को भुला देना होगा। चीफ
چیف الیکشن کمشنر کے مطابق ووٹنگ میں خاص طور پر خواتین اور نوجوان ووٹرز کی بڑی تعداد نے حصہ لیا، جو الیکشن کمیشن پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ اگر لوگوں کو اعتماد نہ ہوتا تو وہ ووٹ نہ ڈالنے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک، صدر مسلم لیگ نون برطانیہ احسن ڈار اور معاون خصوصی بدراعلیٰ پنجاب راشد نصر اللہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو بتائیں، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک، صدر مسلم لیگ نون برطانیہ احسن ڈار اور معاون خصوصی بدراعلیٰ پنجاب راشد نصر اللہ نے ملاقات کی ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے ایشیائی پیسیفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹس فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محفوظ رہائش صرف چھت فراہم کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بچوں اور خواتین کے وقار، مواقع اور معاشرتی استحکام کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایشیا پیسیفک خطے میں لاکھوں خاندان موسمیاتی تبدیلی اور مختلف سماجی چیلنجز سے متاثر ہو رہے ہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ محفوظ رہائش کے فوائد بالخصوص خواتین اور بچوں تک پہنچائے جائیں تاکہ وہ باوقار اور محفوظ زندگی گزار سکیں۔ خاتون اول نے سندھ کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد سندھ حکومت نے سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ فیکٹریز پروگرام شروع کیا، جو دنیا کا سب سے بڑا ماحولیاتی طور پر مضبوط ہاؤسنگ منصوبہ ہے، جس سے 15 ملین سے زائد افراد براہ راست مستفید ہو رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت مکانات اور زمین خواتین کے نام منتقل کی جا رہی ہے، جس سے ان کے وقار، تحفظ اور مالی شمولیت کو فروغ مل رہا ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے پائیدار بستیاں قائم کرنے کے لیے سماجی ہم آہنگی اور مضبوط کمیونٹیز کی تشکیل پر زور بھی دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بحرین کے ہم منصب راشد بن عبداللہ الخلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد کی مسجد میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت کی گئی، شہداء کے لواحقین سے افسوس اور متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ بحرینی وزیر داخلہ راشد بن عبداللہ الخلیفہ نے کہا کہ مسجد پر حملہ انسانیت کے خلاف ہے۔ بحرین ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ہے اور آئندہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ آپ کو بتائیں ناظرین، ٹیلی فونک رابطے کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بحرین کے ہم منصب راشد بن عبداللہ الخلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسلام آباد کی مسجد میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت کی گئی، شہداء کے لواحقین سے افسوس اور متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بحرین کے ہم منصب راشد بن عبداللہ الخلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسلام آباد کی مسجد میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت کی گئی، شہداء کے لواحقین سے افسوس اور متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ بحرینی وزیر داخلہ راشد بن عبداللہ الخلیفہ نے کہا کہ مسجد پر حملہ انسانیت کے خلاف ہے، بحرین ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ رواں ہفتے پاکستان نے ایکسپورٹ کنٹرول کی تجدید کی۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے 2 مشترکہ بیان جاری کیے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان تمام تفصیلات لینے کا حق رکھتا ہے۔ بھارت پر زور دیتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدے کی پاسداری کرے۔ پاکستان پرامن طریقے سے تمام مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اپنے لوگوں کے پانی کے حقوق پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ داعش حملوں کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں موجود ہے۔ افغانستان میں داعش موجودگی کے ثبوت عالمی شراکت داروں سے شیئر کیے۔ پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ 2017 میں نیٹ میٹرنگ کا نظام متعارف کرایا گیا۔ نیٹ میٹرنگ سے متعلق ریگولیٹر نے 5 بار ریگولیشنز میں تبدیلی کی۔ سوشل میڈیا پر ریگولیشن سے متعلق مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ ملک میں اس وقت سولر پینلز کی پیداوار 20 سے 22 ہزار میگا واٹ ہے۔ مجموعی حجم میں سے نیٹ میٹرنگ 6 سے 7 ہزار میگا واٹ ہے۔ کمرشل اور گھریلو صارفین کی پیداوار 4 ہزار میگا واٹ ہے۔
वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि इंसान की तकर्री में मादी वसाइल कभी नहीं आ रहे। नौजवान नस्ल को डिग्री के साथ साथ हुनर सीखने और तख्लीकी सोच अपनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। जामिया कराची में पायदार पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, किसी भी मुल्क की तरक्की का रास्ता यूनिवर्सिटियों के क्लासरूम से होकर गुजरता है। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल पहली शर्त है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नॉलेज इकॉनमी और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने में पोशीदा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेहत के हवाले से मरकजी हैसियत रखती है और हुकूमत पाकिस्तान इस शोबे की मजबूती पर खसूसी तवज्जो दे रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में प्राइमरी हेल्थ केयर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बड़े अस्पतालों का इफ्तिताह सियासी तौर पर हर किसी को अच्छा लगता है। अवाम को सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर चाहिए होते हैं। पाकिस्तान की आबादी में हर साल न्यूजीलैंड की आबादी जितना इजाफा हो रहा है। उनका कहना था, हुकूमत पाकिस्तान 13 बीमारियों से बचाव की वैक्सीन मुफ्त लगा रही है, जबकि कोरोना के बाद से टेली मेडिसिन का निज़ाम शुरू हो चुका है। ताहम अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ऑनलाइन बैठ कर अद्वियात तजवीज़ कर रहे हैं। हेल्थ केयर किसी भी मुल्क के लिए कौमी सलामती और मईशत का मामला है, इसीलिए पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम की बेहतरी हदफ है। सिख केयर से हेल्थ केयर की तरफ निज़ाम लेकर जाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मियां वाली पंजाब के नक्शे पर दूर हो सकता है, लेकिन मेरे दिल से दूर नहीं। मरीम नवाज दावे नहीं करती, काम करके दिखाती हैं। मियां वाली में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मियां वाली में ग्रीन बसें, सुथरा पंजाब, दिल का अस्पताल, सड़कें तामीर हुई, दिल के अमराज के अस्पताल का बाकायदा आगाज कर दिया गया। लोग कहते थे नून लीग सिर्फ लाहौर में तरक्याती काम करती है, जो ग्रीन बस लाहौर में चल रही है वो मियां वाली में भी चल रही है। मरीम नवाज ने मजीद कहा, हम सियासत नहीं खिदमत पर यकीन रखते हैं। मियां वाली के नौजवानों को वकील बनने के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं नाज़रीन, DGISPR की HSN कॉलेज लाहौर के तलबा और फैकल्टी मेंबरान के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। कौमी सलामती, दहशतगर्दी के मौजूदा चैलेंजेस समेत फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के नेटवर्क्स और पाकिस्तान के खिलाफ जारी हाइब्रिड वारफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौका पर प्रिंसिपल HSN कॉलेज ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज के दिन तक HSN कॉलेज और पाक फौज का एक मजबूत ताल्लुक कायम है, जिस पर हमें फ़ख्र है। इस सेशन के दौरान तलबा और असातिज़ा ने बेझिझक सवालात किए, जिनका DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई तहम्मुल और मुदब्बिराना अंदाज में जवाबात दिए। HSN कॉलेज लाहौर के फैकल्टी मेंबरान ने इस सेशन को इंतहाई अहम करार दिया और इसरार किया कि आइंदा भी इस तरह के सेशंस का इनेकाद जारी रहना चाहिए। सोशल मीडिया के इस दौर में सच और झूठ की पहचान करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, लिहाजा ऐसे सेशन से बराह रास्त हक़ाइक़ को जानने का मौका मिलता है। तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने इस अज़्म का अयादा किया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए मुतहद रहेंगे। हमें फ़ख्र है कि हमारी फ़ौज चौकस और चौबंद है और दुश्मन की हर साजिश को हर महाज पर नाकाम बना रही है। के सेशंस जो हैं वो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में बच्चों के हाथ में जो मोबाइल्स हैं, इवन दे आर अनेबल, वो इतने मैच्योर नहीं है कि उनको पता चले कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, ये गलत है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के सेशन से बच्चों के ना सिर्फ माइंड्स क्लियर होते हैं, बल्कि उनको एक क्लियर जो है वो रोड मैप भी मिलता है कि हमारी कंट्री में इन रियल सेंस क्या हो रहा है। They really loved this session. We asked we requested the boys so that we are closing the session. There were few hands again raising to ask certain questions. So overall, it was a very engaging session, and I believe that these kind of interactions with public, with civilians, especially the young minds, can make a huge difference. जो आज का सेशन था DGISPR साहिब का, वो बड़ा ज़बरदस्त था और इससे बहुत सारे हमारे जो यंग बच्चे हैं, यंगर जनरेशन के लिए बहुत सारे उनके जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए
ان کے ذہن میں جو ڈفرینٹ قسم کے مسکنسیپشن تھے وہ کلیئر ہو گئے. I'm here at the presentation by DG ISPR, General Sharif. It was a wonderfully set platform where boys were given a candid platform to ask questions, and General Sahab was very patient and very thorough in his research, and he could tell everything with facts and figures. And I think such occasions, such interactions must be, conducted more often to make sure that it comes par with the standard or the understanding of a common man like us, because I feel what army is doing, people don't know the 100th part of it. It's a big sacrifice. ناظرین ابھی آپ کو براہ راست کراچی میں لیے چلتے ہیں جہاں پہ کیا اس میں اصلاحات لا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کو اور آگے لے کے جائیں. حیدر عباس رضوی بھائی بھی یہاں موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل کام نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے سے 5 گنا طاقتور ملک کو، بھارت کو شکست دے سکتے ہیں تو یہ وہ جذبے والی قوم ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتی. عمران خان ٹسوری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے، خصوصی بچوں کو اللہ ناظرین کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری تقریب سے خطاب کر رہے تھے. خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو جرائم کا خاتمہ ہوگا. نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا ہوگا. تائیکوانڈو جیسے کھیل نظم و ضبط اور خود اعتمادی سکھاتے ہیں. کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری تقریب سے خطاب کر رہے تھے. یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جدید ڈیجیٹل پورٹل کا اجرا کر دیا. نئی نسل کو بااختیار بنانے کے حوالے سے CMH پنجاب پورٹل کا اجرا کیا گیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پورٹل سے متعلق بریفنگ دی. آپ کو بتائیں ناظرین وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جدید ڈیجیٹل پورٹل کا اجرا کر دیا. نئی نسل کو بااختیار بنانے کے حوالے سے CMH پنجاب پورٹل کا اجرا کیا گیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پورٹل سے متعلق بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ 1 سال میں عالمی معیار کا آٹزم سینٹر قائم کیا. اسپیشل بچوں کے لیے دستیاب سہولیات معجزے سے کم نہیں. پنجاب میں اسپیشل بچوں کے لیے سینکڑوں سینٹر آف ایکسیلنس ہیں، جبکہ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ اسپیشل بچوں کے والدین بھی خاص ہوتے ہیں کیونکہ وہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں. ریاست نے ان والدین کا تھوڑا بہت بوجھ بانٹا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا نجی یونیورسٹی کے فیصل آباد کیمپس کا دورہ. سپورٹس اینڈ کلچر فیسٹیول 2026 کا افتتاح کر دیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پنجاب حکومت نے 2026 کا سال نوجوانوں کا سال قرار دیا ہے. موجودہ حکومت قابل تعریف ہے کہ نوجوانوں پر سرمایہ کاری کر رہی ہے. پاکستان کا موقف، حکومت پاکستان کا موقف، شہباز صاحب نے جو فیصلہ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے، وہ میں سمجھتا ہوں فار آل دا رائٹ ریزنز بڑا درست فیصلہ تھا، پہلے روکنے کا اور بعد میں اجازت دینے کا. اور اس میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئیں وہ، اور پھر جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی ریکویسٹ سامنے آئی، تو یہ فیصلہ کرنا بڑا جائز کام تھا. اور میری دعا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جیتے. وہ اس لیے بھی جیتنا ضروری ہے. مجھے کل کسی نے سوال کیا کہ دیکھیں جی 10 مئی میں افواج پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کیے. میں نے کہا آپ کا سوال غلط ہے. میں جنگ کو اور کرکٹ کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں. میں جنگوں کا حامی آدمی، مجھے خوف آتا ہے جنگوں سے. تو اب جنگ کو اور کرکٹ کو لیٹس اس کو تھوڑا علیحدہ رکھ کے بات کریں، کھیل کے میدان میں بات کریں.
नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं, सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि सकाफ़ती राब्ते सिफारती ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब में शिरकत एजाज़ है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि ऐसी तकरीबात पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, द्रीना सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। मौसीकी आलमी ज़ुबान है जो मुख्तलिफ सकाफ़तों को एक दूसरे के करीब लाती हैं। पाकिस्तान बरतानिया खुसूसन स्कॉटिश रिवायात के फ़रोग़ और अवामी सतह पर राब्ते ज़रूरी हैं। बसंत पर बैरून ममालिक से भी मेहमान लाहौर आए। सकाफत कौमों के दरमियान पुल का किरदार अदा करती हैं। पंजाब हुकूमत रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मुतहर्रिक 47 अरब रुपए के रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत कार्ड्स की तकसीम का अमल शुरू किया गया। अज़ला को 12 लाख कार्ड्स इरसाल कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर्स को माह सयाम के दौरान ग्राम फरोशी के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत भी जारी करते हुए बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म दे दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत अहला सतही का इजलास हुआ, जिसमें रमज़ानुल मुबारक के लिए सिक्योरिटी और प्राइस कंट्रोल इकदामात का तफसीली जायजा लिया गया। मसाजिद और इमाम बारगाहों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार करने और हसास मकामात पर CCTV कैमरों और वाक थ्रो गेट्स के जरिए कड़ी निगरानी का हुक्म देते हुए चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इफ्तार दस्तरखानों के मुआवनीन को ज़िले इंतज़ामिया हर मुमकिन सहूलत फराहम करे। नाज़रीन, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपने घर में गिरकर जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी रहशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में ज़ेर इलाज हैं। आपको बताएं नाज़रीन, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपने घर में गिरकर जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी रहशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में ज़ेर इलाज हैं। सदर गवर्निंग बॉडी ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने सरैया अजीम वक्फ अस्पताल लाहौर की सालाना रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी इफ्तिखार अहमद चौधरी, MS डॉक्टर फवाद नूर और दीगर जिम्मेदारान के हमरा मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि साल 2025 में सरैया अजीम अस्पताल ने 2,79,334 आउटडोर मरीजों को इलाज फराहम किया। गरीब और मुस्तहिक मरीजों के इलाज और सहूलियात पर 11 करोड़ 23 लाख रुपए से ज़ायद खर्च किए गए। 7,748 मरीजों को इनडोर तिबी सहूलियात दी गई। एमरजेंसी डिपार्टमेंट में महज 100 रुपए पर 1,41,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया। सदर गवर्निंग बॉडी ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने सरैया अजीम वक्फ अस्पताल को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए मुग़य्यर हज़रात से ताउन की अपील करते हुए मज़ीद कहा कि अहले लाहौर रमज़ान अल मुबारक में अपने अतियात और सदक़ात सरैया अजीम अस्पताल को दें। सरैया अजीम अस्पताल में लोगों की दी हुई डोनेशन का ऑडिट निज़ाम मौजूद है। कर सकते हैं और ये हमारी मजबूरी भी है। आपको पता है इलाज जो है वो महंगे से महंगा तर होता चला जा रहा है और जो आम आदमी है उसके मसाइल और मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हम कोशिश ये करते हैं कि जो ज्यादा लोग जिससे मुस्तफीद हो सकें। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, कंसल्टेंसी करते हैं वो मामूली फीस के साथ वो मौजूद है। अल्ट्रासाउंड की सहूलत यहाँ पर मौजूद है, डायलिसिस भी हो रहे हैं, थैलेसीमिया सेंटर भी कायम है। लैब एक जदीद खतूत पर इस्तेमाल की गई लैब है जो बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है और उसके रेट्स भी इंतहाई कम है। एक्सरे की मशीन भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये जो गायनी शोबा इत्फाल, आर्थो, जनरल सर्जरी, डायलिसिस और इमराज की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा जो दीगर इमराज हैं ज़ाहिर है उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और वो इस तरह यानी चैरिटी हॉस्पिटल में
پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات اور جنگلات کمل لیاقت کی زیر نگرانی غیر قانونی پلاسٹک یونٹس کے خلاف کارروائی کی گئی. 2780 کلو گرام غیر قانونی شاپنگ بیگ ضبط کر لیے گئے. ترجمان کے مطابق 75 مائکرون سے کم پولی تھین بیگز بنانے والوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. شاہدرہ میں غیر قانونی پلاسٹک تیاری پر محکمانہ کارروائی کی گئی. ماحول دشمن سرگرمیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر 2 یونٹ سیل کر دیے گئے. پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات نے صاف اور سرسبز پنجاب کے لیے مؤثر اقدامات پر زور دیا. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ممبران کا درینہ مسئلہ حل. پہلے مرحلے میں 15,000 ممبران کو پلاٹس کی فراہمی کی جا سکے گی. پرائیویٹ ڈیولپر سے معیاری پلاٹس فاؤنڈیشن ممبران کے لیے جائیں گے. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اہم اجلاس میں ایم ڈی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن عمر الوی نے پرائیویٹ ڈیولپر سے کامیاب پلاٹس پروکیورمنٹ کی تفصیلات پر بریف کیا. سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نور الامین مینگل نے کہا کہ ممبران کا درینہ مسئلہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق حل کر دیا گیا ہے. ممبران صرف 30% ادائیگی پر پلاٹ کا قبضہ حاصل کر سکیں گے. بقیہ رقم طے کردہ شرائط کے مطابق آسان اقساط میں حاصل کی جا سکیں گی. فاؤنڈیشن ممبران کا مسئلہ حل کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.